प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ का एक रिपोर्ट आया है। इसमें बोला गया है कि यूएस में मोस्टली रिसेशन आने वाला है और अगर ये रिसेशन आया तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। तो इस वीडियो में आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट में जो भी बताया गया है उसके होने के चांसेस क्या हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ का जो रिपोर्ट आया है उसमें एग्जैक्टली बताया क्या गया है। तो उस रिपोर्ट को मोस्टली मैं इन 3 पॉइंटर्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1 है यूएस में रिसेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक 2001, 2007-8 में जो रिसेशन आया था उस समय ऑफ कोर्स यूएस मार्केट्स तो बहुत ज़्यादा गिरे थे, लेकिन साथ ही इंडियन मार्केट्स में भी अच्छा खासा गिरावट आया था। ऑफ कोर्स हमारा मार्केट यूएस मार्केट की तरह तो नहीं गिरा था उतना ज़्यादा, लेकिन हाँ मार्केट्स अच्छा खासा गिरा था। और अगर इस बार भी यूएस में रिसेशन आता है तो फिर से इंडियन मार्केट्स में गिरावट देखने को मिले। नंबर 2 है फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 का जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का एस्टिमेट है उनके अकॉर्डिंग टू वो काफ़ी ज़्यादा है और जो भी एस्टिमेट है वो अप टू 40% तक कम होगा जो रियल रिजल्ट्स आएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए उनका कॉर्पोरेट अर्निंग का एस्टिमेट है सिर्फ 11% का और फाइनेंशियल ईयर 25 का एस्टिमेट है सिर्फ 9% का, जो कि जो जनरल एस्टिमेट है उससे काफ़ी कम है। नंबर 3 है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ का निफ्टी का ईयर एंड टारगेट। उनका ईयर एंड टारगेट है निफ्टी का अबाउट 18,000 का। 18,000 ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, तो उन्हें लगता है कि यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग करने का सही समय है और उन्हें लगता है कि निफ्टी यहाँ से 16,000 तक गिर सकता है और जब ये 16,000 के आसपास चला जाएगा उस समय बाइंग का सही अपॉर्चुनिटी होगा। ये रिसेशन होता क्या है, तो जब भी किसी भी इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव रहता है तो टेक्निकली बोला जाता है कि वो इकोनॉमी अब रिसेशन में आ चुका है। तो ऑफकोर्स रिसेशन जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। अगर कोई इकोनॉमी में ना स्लाइटली नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रहता है 2 क्वार्टर, उसके बाद फिर वो अपवर्ड मूवमेंट आना शुरू हो जाता है तो वो माइल्ड रिसेशन होगा, उससे इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम आ सकता है। सो यूएस में रिसेशन आने के चांसेस कितने हैं, तो फिलहाल यूएस में 3 मेजर प्रॉब्लम्स दिख रहा है। नंबर 1 प्रॉब्लम है बैंकिंग क्राइसिस, जो कि ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ वहाँ से न्यूज़ आ रहा है, उसके कारण वहाँ के स्टॉक मार्केट्स में भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो बैंकिंग प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है रीसेंट टाइम्स में यूएस में। उसके कारण जो बैंक्स का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है वहाँ मार्क टू मार्केट लॉसेस हो रहा है। यूएस में कुछ समय पहले तक इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे था, तो उस समय बैंक्स के पास जो भी डिपॉजिट्स आ रहा था उसका एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर दिया और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उस समय इंटरेस्ट काफ़ी कम मिल रहा था और अभी रीसेंट टाइम्स में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर जा चुका है, जिसके कारण उनका जो बॉन्ड होल्डिंग है वहाँ पे उन्हें मार्क टू मार्केट लॉसेस हो रहा है। तो अभी जो बैंक्स में प्रॉब्लम आया है रिसेंटली वो इसलिए हुआ है कि जब भी ज़्यादा डिपॉजिटर्स उन बैंक्स के पास अपना पैसा वापस मांगने जा रहे हैं तो वहाँ पे उन्हें मजबूरी में इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना पड़ रहा है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं तो उन्हें लॉस हो रहा है, जिसके कारण उस बैंक में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो बना हुआ है और अभी ऐसा लगता है कि जस्ट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है यूएस में और अभी भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं उनका अगर आप एसेट लायबिलिटी चेक करेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा मिसमैच है। तो अगर डिपॉजिटर्स इन बैंक्स के पास भी अगर ज़्यादा डिपॉजिटर्स एक साथ इन बैंक्स के पास अपना पैसा मांगने जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंकिंग क्राइसिस आने वाले समय में शायद और बढ़ सकता है यूएस में। सेकंड प्रॉब्लम है कॉमर्शियल रियल एस्टेट। तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट जब काफ़ी कम होता है तब तो काफ़ी सस्ते में लोन मिलते हैं, तो हम ईजिली कोई भी रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट काफ़ी कम पे करना होता है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब इंटरेस्ट रेट 4-5% से बढ़ जाए तो वहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल पे आउट होगा या फिर इंटरेस्ट पे आउट होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के चांसेस भी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। थर्ड इशू है यूएस का डेट सीलिंग क्राइसिस। ये बहुत ही इरिटेटिंग इशू है और एवरी टाइम आता है। इसमें
जो वहाँ के गवर्नमेंट हैं उन्हें अपने जो बोरोइंग लिमिट है उसे बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए दूसरे पार्टीज़ का भी सपोर्ट चाहिए होता है और ये हमेशा ही प्रॉब्लम आता है। लास्ट मोमेंट पे जाके ये अप्रूवल आता है और तब तक प्रॉब्लम बना रहता है। तो मोस्टली इस बार भी ये अप्रूवल आ जाएगा। अगर अप्रूवल नहीं आया तो यहाँ पे अगर उनका जो भी बोरोइंग लिमिट है अगर उसे नहीं बढ़ाया गया टाइमली तो यहाँ पे यूएस डिफ़ॉल्ट कर सकता है अपने पेमेंट्स पे, जो कि बहुत ही बड़ा डेट क्राइसिस होगा। जब भी आप बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे और इंटरेस्ट रेट नॉर्मल है तो वहाँ पे क्या होगा, जो शॉर्ट टेनर के बॉन्ड्स हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा और जो लॉन्ग टेनर के बॉन्ड्स हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। जब आप फ्यू मंथ्स का या फिर 1 या 2 ईयर का बॉन्ड खरीदेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा और अगर आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स का बॉन्ड खरीदेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। ये है नॉर्मल यील्ड कर्व। लेकिन यूएस में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के पेपर्स हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है और जो लॉन्ग टर्म के पेपर्स हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। इसे ही हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व बोलते हैं। यहाँ पे आप यूएस का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हैं डिफरेंट होराइजन्स का। तो यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे 5.76%। 6 मंथ का मिल रहा है 5.04%। ये लगातार गिर रहा है। अगर आप देखें तो 10 ईयर्स का मिल रहा है सिर्फ 3.37% और 30 ईयर्स का भी बहुत कम मिल रहा है आपको 3.73%। तो ज़्यादातर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है मोस्टली इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा यील्ड कर्व है ना यूएस में वो इन्वर्टेड है। क्योंकि अगर नॉर्मल यील्ड कर्व होता तो जनरली ये जो हायर इंटरेस्ट रेट है ना ये यहाँ पे मिल रहा होता, हायर इंटरेस्ट रेट, और जो ये लो इंटरेस्ट रेट है ना वो यहाँ पे मिल रहा होता। तो इसीलिए इन्वर्टेड यील्ड कर्व है। यहाँ पे आप 3 मंथ्स 10 ईयर और 2 ईयर और 10 ईयर का यील्ड कर्व चेक कर सकते हैं। तो 3 मंथ्स में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5.26%, जबकि 10 ईयर में मिल रहा है सिर्फ 3.37%। उसी तरह से 2 ईयर में आपको मिल रहा है 3.75%, बट 10 ईयर में सिर्फ 3.37% मिल रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड है। ऐसा देखा गया है कि जब 2 ईयर और 10 ईयर का यील्ड कर्व इन्वर्टेड होता है तो 1900 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो उसके बाद 1900 के बाद ऑलमोस्ट 28 टाइम्स ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड हुआ है और 28 टाइम्स में इस यील्ड कर्व के इन्वर्टेड होने के बाद ऑलमोस्ट 22 टाइम्स यूएस में रिसेशन आया है। तो यहाँ पे भी ये यील्ड कर्व लास्ट ईयर से ही इन्वर्टेड है, तो इसलिए भी रिसेशन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं यूएस में। और जब भी ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड होता है तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली रिसेशन आता है। रिसेशन यील्ड कर्व इन्वर्टेड होने के कई केसेस में 6 मंथ बाद आता है, सम केसेस में इवन 2 ईयर्स बाद आता है और फ्यू केसेस में इवन 3 ईयर्स भी लग जाता है रिसेशन आने में। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आता है, उसके कुछ समय बाद आता है। तो ये देखना होगा कि इस बार अगर रिसेशन आता है तो वो कब आता है, कितने पीरियड बाद आता है। और अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देखेंगे तो अभी जो फिलहाल कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रहा है वो तो अच्छा खासा है। आईटी को अगर छोड़ दिया जाए जो कि एक्सपेक्टेड भी है, तो जो दूसरी कंपनीज का अर्निंग्स आ रहा है वो अच्छा खासा, इनफैक्ट कई केसेस में देखा गया कि एस्टिमेट से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यूएस में प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो उसके कारण ऑफ कोर्स इंडियन कंपनीज़ का जो ग्रोथ है वो तो हिट होगा ही। तो अर्निंग्स ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, पहले के मुकाबले थोड़ा हिट तो होगा, लेकिन हाँ वो एग्जैक्टली कितना होगा और क्या 40% तक वो नीचे गिर जाएगा ये देखना होगा। बट हाँ, थोड़ा गिरावट तो बिल्कुल आए। सो ओवरऑल इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है उसको अगर समराइज़ किया जाए तो अगर यूएस में रिसेशन आता है तो इंडियन मार्केट्स में भी अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। बट देन ये पॉइंट हमने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। नेचुरली अगर यूएस में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि यूएस में अगर प्रॉब्लम आता है, अगर वो माइल्ड आता है, जो कि फ़िलहाल यही लग रहा है, लाइक यूरोपियन यूनियन या यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ भी पहले लग रहा था, जो एनर्जी क्राइसिस हुआ था, कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा वहाँ, लेकिन वहाँ भी रिकवरी अच्छा खासा हुआ है। वहाँ भी जो ग्रोथ रेट है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, ज़ीरो के आसपास है या फिर स्लाइटली पॉजिटिव है। तो उसी तरह से अमेरिका में भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, बट हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो बिल्कुल आएगा और थोड़ा प्रॉब्लम आने वाले समय में बढ़ेगा।
तो मोस्टली ऐसा ही लगता है, अभी तक ऐसा लगता है कि माइल्ड रिसेशन आएगा, उसके कारण यूएस मार्केट्स में ऑफकोर्स गिरावट आएगा, इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत गिरावट आएगा। लेकिन ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगा। हाँ, अगर यूएस मार्केट्स में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है अगर बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, तब तो ऑफकोर्स यूएस में भी बहुत बड़ा गिरावट आएगा और इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी बहुत बड़ा गिरावट आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि अगर गिरावट आता भी है तो इंडियन इकोनॉमी एज़ कम्पेयर टू यूएस इकोनॉमी रिलेटिवली अगर देखें तो बेटर पोजीशन पे है। तो गिरावट आता भी है तो बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाएगा इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। तो प्रॉब्लम मोस्टली मे बी 2-3 क्वार्टर्स, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए तब मैं बोल रहा हूँ 2-3 क्वार्टर्स का प्रॉब्लम बिल्कुल इंडियन इकोनॉमी में भी या फिर इंडियन मार्केट्स में भी आ सकता है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे कि हमने हमेशा ही डिस्कस किया है, इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखें तो अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं कि हम किसी बुरे फेज से गुजर रहे हैं। अगर यूएस में प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा और कोई बहुत लंबे समय तक प्रॉब्लम रहेगा। आता भी है तो शॉर्ट पीरियड का प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमेशा याद रखें कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में जब इंडिया एज अ कंट्री ठीक ठाक पोजीशनड है, वैल्यूएशन में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट्स का, तो उस समय 100% आउट ऑफ द मार्केट होना सही नहीं होता है। बिल्कुल हमें मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, लेकिन हाँ, इस तरह के फेजेस में हमें कैश भी रखना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का ही पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो बहुत सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कैश रखा हुआ है। कुछ ने 5-6% का, कुछ ने 10-12% का कैश रखा हुआ है। तो एज अ इंडिविजुअल्स अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हमारे पास सरप्लस कुछ कैश है लाइक 10-20%, ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये वेरी करेगा आपका फ़िलहाल स्थिति क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बट हाँ, इस तरह के मार्केट कंडीशन में थोड़ा कैश तो रहना चाहिए ताकि अगर मार्केट गिरता है तो हम अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन हमेशा याद रखें कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में 100% आउट ऑफ द मार्केट होना बिल्कुल भी सही नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूं कि आपके पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूं। इनफैक्ट कल भी सैटरडे है तो कल शाम में भी 7:30 to 8:30 PM मैं लाइव आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।